हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI बाय शिवम सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। आप जानते हैं एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है वो एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक से होता है। जब ये दोनों संरचनाएं मिलती हैं, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक, तो निषेचन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोषी केंद्रक या फिर आप बोल सकते हैं इसे प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है। और यही प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस वृद्धि करके, ग्रोथ करके एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। हमें मालूम है कि हमारे नेचर में बहुत सारे अलग अलग तरह के पादप हैं और हर पादप में एंडोस्पर्म पाया जाता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आवृत्तिबीजी या अनावृत्तिबीजी पादप, उन सभी में एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो जो एंडोस्पर्म होता है फ्रेंड्स, वो अलग अलग टाइप का, अलग अलग पादपों में अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म होता है फ्रेंड्स, वो त्रिगुणित होता है, यानी 3n। और जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो अगुणित प्रकार का होता है, यानी n होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवृत्तिबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन के बाद बनता है और अनावृत्तिबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन के पहले बनता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी है। एक्चुअल में एक मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, इनका क्रोमोसोम नंबर आप देखिएगा, तो इनके बीच में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसके थ्रू एक संरचना बनी जिसे हमने बोला प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं पेन। और इसने जब ग्रोथ और डेवलपमेंट किया तब ये बना के दे दिया हमको, एंडोस्पर्म बना के दे दिया। अब अलग अलग पादप होते हैं। कुछ एंडोस्पर्म जो होते हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, कुछ सेलुलर होते हैं, कुछ हेलोबियल होते हैं। तो जैसे भी ये जितने भी एंडोस्पर्म हमने लिखा है, ये केवल आवृत्तिबीजी के लिखा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लिखा है, जिम्नोस्पर्मिक का नहीं लिखा है। तो सभी के लिए सेम एक फॉलोइंग है। ये जो संरचना है जिसे हम बोल रहे हैं पेन, शॉर्ट में PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये जो संरचना है एक्चुअल में ये अगर ग्रोथ करके जो एंडोस्पर्म बना रही है वो अगर न्यूक्लियर वाला है तो हम उस एंडोस्पर्म को बोलेंगे न्यूक्लियर। अगर सेलुलर है तो सेलुलर, और अगर हेलोबियल है तो हेलोबियल। एक्चुअल में यहां तक की संरचना सबकी सेम होगी। यहां पे आप क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियर लिख रहे हैं, सेलुलर लिख रहे हैं कि हेलोबियल लिख रहे हैं, वो डिसाइड आप करेंगे। ठीक है, वो आपकी संरचना में किस प्लांट को यूज किया उस हिसाब से आप लिखेंगे। जैसे आपने मटर के प्लांट को लिखा है तो आप लिखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो सेलुलर है, ये धतूरा आप सुने होंगे, उसका एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ लिखेंगे सेलुलर। और अगर आपने जैसे हेलोबियल का एग्जाम्पल होता है एरिमोरस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, इस हिसाब से यानी एक छोटा सा एक रिएक्शन होती है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो एंडोस्पर्म के निर्माण के साथ साथ आपको जानना चाहिए कि एंडोस्पर्म के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे मैंने अभी आपको 3 प्रकार बताया, एक केंद्रीय भ्रूणपोष हो गया, एक कोशिकीय हो गया, एक माध्यमिक भ्रूणपोष हो गया। एक्चुअली बड़ा इजी है। ये इजी इसलिए है क्योंकि ये जो है इसके पहले आने वाले 2 जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर और सेलुलर, इन दोनों के मदद से इसका निर्माण होता है। यानी सेलुलर, कोशिकीय और केंद्रकीय, इन दोनों में जो घटनाएं होंगी उन घटनाओं को मिलाने से हेलोबियल यानी माध्यमिक भ्रूणकोश का विकास होता है। अब केंद्रकीय, जैसे यहाँ पे लिखा केंद्रकीय या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये शब्द ही बता रहा है कि यहाँ पे इसका जो भ्रूणपोष होगा उसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे। ठीक है, ये कोशिकीय भ्रूणपोष, ये कोशिकीय भ्रूणपोष अपने शब्द से ही बता रहा है कि इसके इस वाले भ्रूणपोष में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। और माध्यमिक यानी यहाँ पे केंद्रक भी होंगे और कोशिकाएं वाले भ्रूणपोष भी होंगे, तो उसको हम बोल देंगे माध्यमिक या हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो आइए इन सभी को हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं इनके डायग्राम के साथ। ये जो डायग्राम है ये केंद्रीय भ्रूणपोष का है, ये कोशिकीय भ्रूणपोष का है और ये माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष का है। तो ये तीनों आपको डायग्राम देखना है। एक्चुअल में इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो न्यूक्लियर भ्रूणपोष है, पहले तो चीज आप जानिए, चाहे कोई भी भ्रूणपोष, उसमें 2 तरह के डिवीजन हो रहे हैं। एक डिवीजन को हम बोल रहे हैं केंद्रक का विभाजन, जिसे हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोल रहे हैं? में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कैरियोकाइनेसिस में केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में सेलुलर डिवीजन होता है, यानी कोशिका का विभाजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस में केंद्र का विभाजन हो रहा है। इन तीनों स्टेप में आपको ये 2 वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। बस इनकी जगह, कैरियोकाइनेसिस की जगह हमने लिखा है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस की जगह लिखा है सेलुलर डिवीजन। तो जहां पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जहां बनता है, जिस प्लांट पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, वहां का जो भ्रूणपोष होता है उसमें बहुत सारे केंद्रक का निर्माण होता है। यानी वहां पे केवल न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा, सेलुलर डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ जितने भी ये ब्लू कलर के पॉइंट दिख रहे हैं, डॉट दिख रहे हैं, ये सारे न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी ये सारे के सारे जो है न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बने हैं। ठीक है, ये ऊपर जो संरचना आपको दिख रही है वो एम्ब्रियो की है, जो कहां पे होता है,
माइक्रोपाइलर एंड यानी बीजांड द्वारा सिरे की तरफ होता है, और बीच में ये इतने सारे न्यूक्लियस बनते हैं कि किनारे की तरफ जाके बैठ जाते हैं, और जो बीच में एरिया बचता है उसे हम बोलते हैं रिक्तिका या वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको न्यूक्लियर डिवीजन देखने के लिए मिल रहा है, कहीं पर भी आपको ब्रैकेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये ब्रैकेट जो है कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी सेल वॉल का निर्माण नहीं हुआ है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो हर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हम उस न्यूक्लियस को बोल देंगे कि वहां पे सेलुलर डिवीजन भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी सेल वॉल नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन मतलब सेलुलर डिवीजन जो है नहीं हुआ है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। यहाँ हमने कुछ पॉइंट लिखा है कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टर फीचर्स होते हैं, कि उसमें नो सेल वॉल प्रेजेंट, अपसेंट बोल रहे, सेल वॉल जो होगा अपसेंट होगा, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, केवल वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा जो आपको इसमें दिखा, और नो सेलुलर डिवीजन, और यहाँ कहीं पर भी सेलुलर डिवीजन नहीं देखने के लिए मिलेगा। यानी ये जो एग्जांपल है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये आपका है हिबिस्कस के पादप का, मटर के पादप का, बीन्स का और कैप्सुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैप्सुला को आप नोटिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है, ये ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा कि न्यूक्लियर डिवीजन की भी पादपों में देखने के लिए मिलता है, तो कैप्सुला अधिकतर पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो इसी प्रकार का होता है, याद करिए, यानी ये बहुत ही कॉमन है, मोस्टली पौधों में यही देखने के लिए मिलता है। अब कोशिकीय भ्रूणपोष, मैंने आपको बताया कि इसमें भी तीनों तरह के भ्रूणपोष में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होंगे, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो ये जो भ्रूणपोष आपको ये जो आपको भ्रूणपोष देखने के लिए मिल रहा है, इसमें ये जो डॉट रखे हुए हैं ये सारे न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में एक वॉल बनी हुई है, इस वॉल को हम बोल रहे हैं सेल वॉल। क्या बोल रहे हैं, ये हमने लगाया है सेल वॉल है एक्चुअल में, और यहाँ जितने भी सेल वॉल है सारे ब्रैकेट के अंदर उनको हम बोल रहे हैं सेल। क्या है ये सारे सेल है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सेल्स देखने के लिए मिल रहा है, सेल वॉल होगा तो सेल्स भी होंगी, और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, यानी इस वाले भ्रूणपोष में बहुत सारे हमको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं, और हर न्यूक्लियस के पास एक सेल है, और हर सेल जो है कवर है सेल वॉल से, यानी यहाँ पे तीनों चीज आपको देखने के लिए मिल रही है। इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं सेलुलर एंडोस्पर्म में कि सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर एज वेल एज सेलुलर डिवीजन अकर, यानी केंद्रक विभाजन भी हो रहा है और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो रहा है। तो इसका सबसे, इस तरह के भ्रूणपोष का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धतूरा का पौधा। और जो माध्यमिक भ्रूणपोष है, तो जैसे आपने केंद्रीय में देखा कि यहाँ पे केंद्रक का विभाजन हो रहा था, सेलुलर में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा था और कोशिका भित्ति प्रेजेंट थी, केंद्रीय वाले में कोशिका भित्ति एब्सेंट थी। तो माध्यमिक जो है इन दोनों की से मिलकर बना होता है। तो एक्चुअल में इस तरह के भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन तो बहुत सारा हो रहा है, यानी आपको पहले वाली कंडीशन देखने की मिली, यानी बहुत सारे केंद्रक विभाजन देखने को मिल रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो एक आपको लेयर दिख रही है, ये केवल ये वाली लेयर, ये किसको इंडिकेट कर रही है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति को इंडिकेट कर रही है, और केवल एक कोशिका भित्ति है। यानी इस तरह के हेलोबियल एंडोस्पर्म में जो पहला विभाजन जो होता है, केवल पहला विभाजन, वो जो पहला विभाजन हो रहा है उसी के थ्रू केवल क्या होगा, कोशिका भित्ति बनेगी। केवल पहले वाले विभाजन में कोशिका विभाजन होगा, और उसी कोशिका विभाजन के थ्रू कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। उसके बाद जो दूसरा विभाजन होगा उसमें केंद्रक का निर्माण होगा, लेकिन कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है, कोशिका का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे हमने लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट ओनली फर्स्ट टाइम डिवीजन, यानी सेल वॉल जो प्रेजेंट होगा केवल पहले बार के विभाजन से ही होगा। देन डिवीजन अकर बट डू नॉट सेल वॉल, लेकिन उसके बाद डिवीजन तो होगा लेकिन सेल वॉल का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डिवीजन सेलुलर, यानी कि जो पहला डिवीजन हुआ था उसमें वो कोशिका विभाजन की तरह एक्ट करेगा, और दूसरा जो डिवीजन होगा न्यूक्लियर डिवीजन बट नो सेलुलर, यानी दूसरे वाले में केवल केंद्र का विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण भी नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो एरीमूरस है। क्या है, एरीमूरस का प्लांट, एरीमूरस इसका जो प्लांट है, इसके प्लांट में वे जो हेलोबियल एंडोस्पर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये रही आज की हमारी वीडियो लेक्चर। थैंक यू।